हेलो गाइस, ये हिस्ट्री की बुक क्लास 8 हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 10 इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। और हमारे चैनल का नाम है इट्स टाइम टू स्टडी। इसमें हम अपनी इस पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इस चैप्टर का नाम है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। प्लीज़ हमारे इस चैनल को सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बगल के बेल नोटिफिकेशन को भी और प्रेस कर दो, सो दैट हमारे जितने भी वीडियोस अपलोड होंगी उसकी सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर हम पूरी इंग्लिश में पहले रीडिंग करेंगे, फिर हिंदी में से एक्सप्लेन करेंगे। ये पूरी वीडियो 2-3 पार्ट्स में बनेगी, क्योंकि एक पार्ट में बहुत मुश्किल हो जाएगा, बट हम ट्राई करेंगे जल्दी से जल्दी आपके पास पहुँच जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। A new and divided nation. When India became independent in August 1947, it faced a series of very great challenges. As a result of partition, 8 million refugees had come into the country from what was now Pakistan. These people had to find home and jobs. Then there was the problem of the princely states, almost 500 of them, each ruled by a Maharaja or a Nawab, each of whom had to persuaded to join the new nation. The problems of the refugees and the princely states uh, had to be addressed immediately. In the longer term, the new nation had to adopt a political system that would best serve the hopes and expectation of the population. देखो यहाँ पर अब हमें तीन इम्पोर्टेंट चीज़ें दी हुई है। अब वो इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या क्या है? हमारी फर्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है फर्स्ट इम्पोर्टेंट हमारी चीज़ है कि हमारे रिफ्यूजीज आए थे। रिफ्यूजीज किसे कहते हैं? अब देखो, रिफ्यूजीज किसे कहते हैं वो मैं बताता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, रिफ्यूजीज कहते हैं उन लोगों को जो हमारे लोग हैं, अब वो हमारी कंट्री में है। रिफ्यूजीज उन्हें कहते हैं जो जैसे हमारा इंडिया डिवाइड हो गया किस किस में, पाकिस्तान और इंडिया में। वैसे तो बांग्लादेश वगैरह भी डिवाइड हुए थे, बट 1947 के टाइम पर हम दो डिवाइड हुए थे, पाकिस्तान एंड इंडिया। जो वहाँ से लोग आए उन्हें रिफ्यूजीज कहते हैं। और वहीं अगर यहाँ से कोई लोग वहाँ गए हैं, ये वर्क क्यों नहीं कर रहा? हाँ देखो, ये देखो, वहाँ अगर समझ लो ये इंडिया है, अगर यहाँ से अगर वहाँ पर गए हैं लोग, तो उनके लिए ये लोग यहाँ पर जो रहते थे उन्हें रिफ्यूजीज कहेंगे। और अगर वहाँ से यहाँ हमारे इंडिया में लोग आए हैं तो वो रिफ्यूजीज थे हमारे लिए, क्योंकि वो वहाँ कंट्री अपनी शिफ्ट कर रहे हैं, अपना पूरा रेजिडेंटशिप कर रहे हैं, वहाँ से लेकर यहाँ तक आ रहे हैं। उन्हें कहते हैं रिफ्यूजीज, क्योंकि वो उस प्लेस से यहाँ पर आए थे। ठीक है, सो देन अब यहाँ पर सबसे पहली प्रॉब्लम थी, हमारे इंडिया में 8 मिलियन रिफ्यूजीज आए थे। 8 मिलियन बहुत बड़ी संख्या में आए थे, मतलब पूरे इंडियन थे सारे 8। सोचो, उनके पास कोई घर नहीं था आते टाइम, कुछ भी नहीं था, मतलब वो अपना बस सामान लिया और बस आ गए। वहाँ पर जो भी उन्हें घर था, उनका कुछ भी था, वो सब छोड़कर उन्हें यहाँ पर आना पड़ा। और जो यहाँ पर थे वो वहाँ पर चले गए। तो मतलब हमारे इंडिया में टोटल 8 मिलियन आए थे। अब उनके में कितना है वी डोंट नो। सो 8 मिलियन के लिए अब दिक्कत ये भी नहीं थी कि 8 मिलियन आए, उनके लिए ये दिक्कत थी, उनका रेजिडेंट चाहिए था, उनका घर। ठीक है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। वो रहेंगे कहाँ पर, करेंगे क्या, खाएंगे क्या, वो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। ठीक है, देन एज द रिजल्ट पार्टीशन के बाद कौन सा रिजल्ट आया यहाँ पर? रिजल्ट ये था, 8 मिलियन रिफ्यूजीज हैड कम इनटू द कंट्री। 8 मिलियन लोग हमारी कंट्री में आ गए फ्रॉम द पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान से आ गए थे।
These people had to found jobs and homes. अब इन लोगों को होम्स चाहिए, घर चाहिए थे इनके, क्योंकि ये जो रेजिडेंट वहाँ पर थे वो यहाँ पर नहीं मिलेंगे ना। अब वहाँ पर इनका रेजिडेंट था, अब यहाँ पर तो गवर्नमेंट अलर्ट नहीं करेगी कि तुम यहाँ पर, ये तुम्हारा घर है, वहाँ पर था तुम्हारा घर तो इसलिए हमने अब यहाँ पर बनवा दिया, ऐसा नहीं होता ना। अब उन्हें अपने खुद के घर बनवाने पड़ेंगे, यहाँ पर आकर अपने लिए जॉब्स लानी पड़ेंगे, मतलब जॉब होगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, पहली तो थी रिफ्यूजीज आए, ठीक है, रिफ्यूजीज आए। दूसरा था जॉब चाहिए थी लोगों को घर चाहिए थे, होम चाहिए थे, हाउसेस चाहिए थे, और एक तीसरी और है तो ये दो तो हो गई, ठीक है। और फिर तीसरी ये थी ये तो हाउस वाली तो पहले में ही आ गई कि इन सारे रिफ्यूजीज को घर चाहिए थे। जस्ट अ सेकेंड यार, ये बहुत मोटा है, इसका अगर शीट पतला नहीं हो सकता? लेट्स ट्राई यार, हो जा, चलो कोई नहीं ना, ओके, इसे क्रॉस कर देंगे, देन यहाँ पर ट्राई करते हैं करी इसका शेड। जस्ट अ सेकेंड गाइस, हाँ गाइस मेरे को मिल गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखो 8 मिलियन रिफ्यूजीज आए थे हमारी कंट्री में, एम आई राइट? तो अब इन 8 मिलियन रिफ्यूजीज को हमारी कंट्री में घर चाहिए थे, हाउसेस चाहिए थे, है ना। तो हाउसेस चाहिए होंगे इन्हें, फिर अपने लिए जॉब्स चाहिए थी भाई, जब तक कमाएंगे नहीं, जब तक खाएंगे कैसे? फिर मतलब ये जॉब्स जो होती हैं वो तो भाई खाने से रिलेटेड होती है, जब तक कमाएंगे जब ही खाएंगे, और नहीं कमाएंगे तो नहीं खा पाएंगे बेचारे। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी थी, पहली सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी रिफ्यूजीज़ की थी। देन थी हमारे पास उस टाइम पर 500 प्रिंसली स्टेट्स थे छोटे छोटे, अब उन्हें कैसे डिवाइड करना ये भी बहुत बड़ा टास्क था हमारे ऊपर। प्रिंसली स्टेट्स थे, सॉरी स्पेलिंग तो नहीं गलत लिख दी, नहीं सही है। सो ये प्रिंसली, अब इन प्रिंसली स्टेट को हमें अच्छे से डिवाइड करना था कि कौन कैसे बनेगा। बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी थी कि देखो देयर वॉज द प्रॉब्लम ऑफ प्रिंसली स्टेट, ऑलमोस्ट 500 ऑफ ईच ऑफ देम रूल परसुएटेड टू जॉइन द न्यू नेशन। अब हमें क्या करना था, इन सबको एक ऐसे मैनर से जोड़ना था, मतलब समझ लो ऐसा ये इंडिया है अपना, ऐसा कुछ शेप है ना इंडिया की, ऐसे करके कुछ है ना। तो अब देखो इसमें इतने 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 कई सारे पार्ट है, इतने इतने छोटे 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 अलग अलग पार्ट में बटा हुआ है। अब वो कुल मिला के ऐसे 500 पीसेस में बटा हुआ है, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो उन 500 पीसेस को कैसे कैसे जोड़ना है ये भी हमारी ही ड्यूटी थी। इसे अब पूरा मतलब टोटल ऐसा नहीं है कि पूरा एक ही स्टेट बना दो, ऐसा नहीं था, बट हमें इसे बड़े बनाने थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा 500 बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है। तो उसको अब कैसा डिज़ाइन करना था, कौन से मतलब किसी रिलीजियस को ऐसे मतलब कोई बाउंड्री चाहिए थी, मतलब पूरे एक उस पूरे स्टेट को एक बाउंड्री चाहिए थी, उस पूरे एरिया को जोड़कर उन 500 को कम करके हमें कुछ स्टेट्स बनाने थे। सो देयर वॉज अ प्रॉब्लम ऑफ द प्रिंसली स्टेट, ऑलमोस्ट 500 ऑफ देम ईच रूल्ड। और जबकि उस टाइम पे भी जब बनने के बाद भी महाराजा वगैरह चला रहे थे उन्हें, पर अब हमारा क्या था, डेमोक्रेसी था, ठीक है। तो डेमोक्रेसी में क्या होना था, हमारे सबसे पहले तो ये कम हो जाते, और हमारे यहाँ पर महाराजा नहीं होने थे और ना ही नवाब होने थे, अब होने थे हमारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ये सारे का टाइम आ गया था, और अभी है ना हमारे पास। तो उसका उस टाइम पे बहुत बड़ा टास्क था कि कैसे डिवाइड करना है। ईच रूल्ड बाय अ महाराजा और अ नवाब, ईच ऑफ whom had to persuaded to join the new nation. The problem of refugees and the princely states had to be addressed immediately. ये बहुत बड़ा काम था कि हमें ये रिफ्यूजीज के लिए घर, जॉब्स और उनके लिए खाने पीने का जो भी इंतज़ाम करना था, ये ज़रूरी था उस टाइम पर, तो करना ही करना था। ये हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क था। देन एक टास्क था कि हमारे प्रिंसली स्टेट्स को जो अलग अलग राजा महाराजा उसे चला रहे हैं, उसे हटाकर एक
मतलब कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स बनाने हैं ज्वाइन कर उन सबको, ठीक है। तो ये हमारे बहुत बड़े टास्क थे, हैड टू बी एड्रेस इमीडिएटली इन द लॉन्गर टर्म द न्यू नेशन हैड टू बी अडॉप्ट अ पॉलिटिकल सिस्टम। अब हमारा न्यू नेशन जो बना है, न्यू इंडिया जो बना है, उसके अंदर एक पॉलिटिकल सिस्टम अडॉप्ट करना था। अब मोनार्की नहीं चाहिए थी हमें, अब हमें डेमोक्रेसी चाहिए थी। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में राजा महाराजा नहीं होते हैं, राजा महाराजा नहीं होते हैं, यहाँ पर होते प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, ये सारे होते हैं। तो ये बहुत बड़ा टास्क था कि अब ये तीनों चीज़ें को हमें संभालनी थी। हमें एक नया पॉलिटिकल सिस्टम चाहिए था that would best serve the hopes and expectation of the population of its population, जो हमारी नीड्स को फुलफिल कर पाए, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक महात्मा गांधी की डेथ के बारे में बता रखा है। महात्मा गांधी एस्ट बीइंग emerged in इलाहाबाद फरवरी 1948 को ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, इलाहाबाद के अब ना गांधी जी की डेथ के बारे में बता रखा है। गांधी जी की डेथ कैसे हुई थी, यहाँ पर एक ये नथुराम गोडसे है, उसने गांधी जी को शूट कर दिया था। उसने गांधी जी को शूट कर दिया था, क्यों, क्योंकि उसको उनके मतलब बोलते हैं ऐसा कि पहले यहाँ पर रीड कर लेते हैं। लेस देन 6 months आफ्टर इंडिपेंडेंस द नेशन वॉज इन द मॉर्निंग on 30th January 1948 Mahatma Gandhi was assassinated by a fanatic Nathuram Godse because he disagreed with Gandhiji's conviction that Hindus and Muslims should live together in harmony. That evening, a stunned nation heard Jawaharlal Nehru's moving statement. All India Radio friends and comrades, the light has gone out of our lives, and there is darkness everywhere. Our beloved leader, the father of the nation, is no more. अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इस जगह पर क्या हो रहा है, देखो ये जो हो हाँ ये जो ओह ये क्या हो गया ऐसे, हाँ ये जो प्लेस है ना, ये इलाहाबाद है। और इलाहाबाद में क्या हुआ था, इलाहाबाद में गांधी जी की ये डेथ का टाइम है। गांधी जी को यहाँ पर से जब उनकी डेथ हो गई, यहाँ पर इलाहाबाद के अंदर उनको जो वो नहीं होता आफ्टर द डेथ, जो उनके एशेस होते हैं, उन्हें एशेस को बहा देते हैं, तो वो इलाहाबाद में बहाए थे, मतलब यहाँ पर बहाए थे, ठीक है। इलाहाबाद में, याद रखना एग्जाम में पूछा जा सकता है कहाँ पर जाकर उन्हें उनके एशेस को बहाया गया था, तो वो इलाहाबाद था, ठीक है। इलाहाबाद में, और कौन सी डेट को, कौन से मंथ को, फरवरी 1948 को उन्हें बहा दिया था, ठीक है। फरवरी अगला मंथ है, और जबकि उनकी डेथ कब हुई थी, देखो हमारी आज़ादी को 6 मंथ भी नहीं हुए थे कि नथुराम नथुराम ने क्या करा, उन्हें ना उनके गांधी जी के आइडियाज़ अच्छे नहीं रखते थे, तो उनके और ना उसे वैसे भी लोग पागल बोलते थे। अब आई डोंट नो वो पागल था नहीं था, बट हाँ नथुराम गोडसे को पागल बोलते थे। और नथुराम गोडसे ने गांधी जी को शूट कर दिया था, क्यों, क्योंकि उन्हें उसके आइडियाज़ अच्छे नहीं लगते कि दैट कि मुस्लिम और हिंदू एक साथ रहेंगे, पर वो ऐसा नहीं हुआ। और बहुत ज़्यादा उस टाइम पे लड़ाई भी हुई थी, बहुत ज़्यादा। जब रिफ्यूजीज़ इधर से इधर जा रहे थे, तो इन दोनों कंट्रियों में जो भी हिंदू मुस्लिम थे वो बहुत ज़्यादा लड़ाई कर रहे थे एक दूसरे के बीच में, बहुत ज़्यादा मार पिटाई हुई थी, बहुत ज़्यादा, मतलब ईंट वीट से मार रहे थे लोग एक दूसरे को, कुछ भी मिलता था तो एक दूसरे को मतलब मारने का, ख़त्म करने का सोच रहे थे। कुछ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ कर रहे थे, दंगे वगैरह कर रहे थे ये लोग, पता नहीं कौन कर रहा था,
ये सारे बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो नथुराम गोडसे ने बोला था कि महात्मा गांधी सोच रहे थे कि हिंदू मुस्लिम एक साथ रहेंगे, बट ऐसा होने नहीं वाला था और उन्हें ये बात पता थी और उनकी इतनी लड़ाइयाँ हो गई और फिर इसलिए उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था कि जब पता ही था कि हिंदू मुस्लिम की इतनी लड़ाई होने वाली है, जब भी ये बोले जा रहे थे हिंदू मुस्लिम एक साथ रहेंगे, हिंदू मुस्लिम एक साथ रहेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ और बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई, रिफ्यूजीज इधर से उधर गए, सब डिवाइड हो गया। और गांधी जी उन्होंने, क्योंकि गांधी जी के कन्विक्शन दैट मुस्लिम एंड हिंदू, हाँ, तो इन्होंने मना कर दिया था कि हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रहेंगे, बट गांधी जी ने जब भी बोला था तो उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था उस बात पर और उनकी इसी बात पर इतनी सारी लड़ाई हो गई थी। और फिर उन्होंने एकदम से उन्होंने शूट कर दिया गांधी जी को एंड उनकी डेथ हो गई। और फिर यहाँ पर एक ये बोल रखा है, पूछ सकता है एग्जाम में कि जस्ट अ सेकेंड, ये और भी तीन हाँ, तो यहाँ पर ये देखो स्टर्न्ड करके ये जो लाइन लिखी है, दैट इवनिंग अ स्टर्न्ड नेशन हियर, जवाहरलाल नेहरू को क्या सुना था, ऑल इंडिया नेटवर्क। अभी देखो ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, जो ये देखो इवनिंग का टाइम था, वो जवाहरलाल नेहरू ने, ये कौन सा जवाहरलाल नेहरू ने एक अपना ये बात बताई लोगों को, कौन से रेडियो में, ऑल इंडिया रेडियो, नाम याद रखना प्लीज़ कि किस में बताई थी, ऑल इंडिया रेडियो में बताई थी इन्होंने। मतलब ये लोगों को इसमें पता चली थी, दैट इवनिंग अ स्टन्ड नेशन हियर्ड जवाहरलाल नेहरूज मूविंग स्टेटमेंट, ऑल इंडिया रेडियो में सुनी थी उन्होंने क्या बोला भी, ये याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है ये लाइन किसने बोली, तो याद रखना हमारे जवाहरलाल नेहरू ने बोली। फ्रेंड्स एंड कॉमरेड्स, द लाइट हैज़ गॉन आउट ऑफ आवर लाइव्स एंड देयर इज़ अ डार्कनेस एवरीवेयर, और बिलोव्ड लीडर द फादर ऑफ द नेशन इज़ नो मोर। उन्होंने बोला कि हमारी इस दुनिया में से लाइट चली गई है, उनकी फीलिंग्स थी, ऐसा नहीं था, लाइट तो अभी भी है, बट उन्होंने बोला लाइट चली गई है और जो हमारे फादर ऑफ द नेशन है गांधी जी जो हैं वो उनकी डेथ हो चुकी है, उन्हें शूट कर दिया गया, वो असैसिनेटेड हो गए हैं, बाय हुम, नथुराम गोडसे। ठीक है, इतना था। मैम पूछ सकते हैं आपके स्कूल में कि फ्रेंड्स एंड कॉमोडेट्स, द लाइट हैज़ गॉन आउट ऑफ द लाइट हैज़ गॉन आउट ऑफ आवर लाइव्स एंड देयर इज़ डार्कनेस एवरीवेयर, एंड ये लाइन का पूछ सकते हैं किसने बोला था, हु सेड दिस लाइन, तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। देन आगे बढ़ते, इंडिया पॉपुलेशन इन 1947 वॉज लार्ज। अब देखो कितनी यहाँ पर पॉपुलेशन बताइए, हमारी पॉपुलेशन यहाँ पर हमारी पॉपुलेशन बताइए अराउंड 345, 345 भी एक, अब तो मतलब अब के मुकाबले तो बहुत कम है, बट हाँ उस टाइम के लिए भी ये हमारी पॉपुलेशन बहुत थी और उसे ऊपर से संभालना भी था, तो ये बहुत बड़ा टास्क था जो हमें करना था। तो ये एक ये बहुत एक डिफ़िकल्ट टास्क भी था कि अपने कंट्री को इतने सारे लोग हैं, अब उन्हें कैसे संभालना है, अब उनके लिए एक पॉलिटिकल सिस्टम भी चाहिए, उनका अब जो हमारी इकोनॉमी इतने सालों से गिर रही थी अब उसे उठाना भी है, बहुत सारे काम थे, ऐसे टास्क थे। तो इंडियाज़ पॉपुलेशन इन 1947, ये याद रखना कितनी थी, वॉज लार्ज ऑलमोस्ट 345 मिलियन, मतलब समझ लो 400 के मतलब 350 के आसपास है, तो 345 यहाँ पर मिलियन की उस टाइम पर हमारी पॉपुलेशन थी इंडिया की। इट वाज आल्सो डिवाइडेड, देयर वर डिविजन्स बिटवीन हाई कास्ट्स एंड लो कास्ट्स, अभी भी लोग अपने धर्म वगैरह में बहुत मान रहे थे, तो ये बहुत गलत बात थी। ब्रिटिशर ने कई सारी चीज़ें ख़त्म भी करके गए थे, लाइक सती सिस्टम, याद रखना कौन कौन से सती सिस्टम, और एक चीज़ लाए थे वो क्या थी, विडो मैरिज, ठीक है, विडो री मैरिज, तो वो उन्होंने ये चीज़ें लाए थे। देन आगे बढ़ते हैं, ये दोनों चीज़ें लाए थे और बट कास्ट सिस्टम नहीं हटा पाए वो, क्योंकि कास्ट अपने क्रिस्टियनिटी को तो वो भी मानते थे ना, तो धर्म तो वो भी मानते थे।
देयर वर डिविजन्स बिटवीन हाई कास्ट, बट हाँ उनके में ऐसा नहीं था कि ये हाई कास्ट का है हम लो कास्ट का है। तो हमारे इंडिया में ये था कि एक होते हैं अनटचेबल्स और एक होते हैं जैसे अपर कास्ट। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ अपर कास्ट के, तो वो हैं ब्राह्मण्स एंड ठाकुर, ये सब अपर कास्ट होती थी, राठौड़ ये सारी। और अगर मैं नीचे वाली कास्ट की बात करी तो माहर कास्ट और दलित्स। लाइक माहर कास्ट का कौन था, दलित तो हमारे वो भी थे, क्या कहते B.R. अम्बेडकर जी। और अगर माहर कास्ट की बात करें तो माहर कास्ट में हमारी वो एक वो थी, कौन सी बाई थी, रानी बाई ऐसे करके कोई नाम था, शायद मेरे को याद नहीं आ रहा नाम। सो ऐसे कई सारे थे। तो ब्राह्मण और इनमें ये थी कि हम हाई कास्ट के, तुम हमारे मंदिर में पैर नहीं रख सकते। छोटी क्लास को ये बोलते थे। बिटवीन द मेजॉरिटी ऑफ हिंदू कम्युनिटी द इंडियंस हु प्रैक्टिस्ड अदर फेथ्स, ये सारी चीज़ें जो मानते थे ना, सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड ये सारे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड ये छुआछूत, ये सारा बहुत गलत काम था। और आज भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं किसी न किसी एरिया में मिल जाता है ऐसा करते हुए। बट अब तो इसके लिए बहुत बड़ी पनिशमेंट भी है अगर किसी के साथ ऐसा करा। द सिटीजन्स ऑफ दिस वास्ट लैंड स्पोक मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस। हमारी इस कंट्री में कितनी सारी लैंग्वेज हैं, हिंदी है, ठीक है, तेलुगु है, तेलुगु के बाद हमारी ये मराठी, ठीक है, मराठी के बाद भी हमारी और भी कई सारी हैं, गढ़वाली, ये सारी बहुत सारी हमारी, हरियाणवी, पंजाबी और भी हैं। तो अब दिक्कत ये भी थी, एक नेशन लैंग्वेज नेशनल नेशन, एक सेकेंड फिर आगे बढ़ते हैं, वो बाद में बताएंगे। वर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रेस, 8 डिफरेंट काइंड। हाँ, और हमारे इंडिया में कई सारी ये कहते हैं ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब सब अपनी अपनी चीज़ों से अलग है, सबका कलर अलग है, सबकी कास्ट अलग है, ठीक है, सबका ये सॉरी स्पेलिंग में गलत लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है ना इतनी। तो सबकी कास्ट अलग है, कलर अलग है, सबका रहन सहन का तरीका अलग है, सबका ट्रेडिशन अलग है, सबका कल्चर अलग है। और बट जब भी हम सारे एक साथ एक इंडिया में आज रहते हैं, लाइक देख लो यहाँ पर हमारे कंट्री में पंजाबी रहते हैं, हिंदूज रहते हैं, हिंदू तो उससे बात है सॉरी, हमारे में पंडित रहते हैं, देन और भी कई सारे आते हैं। मतलब सब हम यूनिटी हैं, मतलब एटलीस्ट हमने कुछ तो कर ही लिया है कि आज कम से कम एक साथ तो हम रह ही लेते हैं। मुस्लिम्स भी हमारे साथ हैं। सो द सिटीजन्स ऑफ दिस वास्ट लैंड स्पोक मैनी अदर फेथ्स। ये सारे बहुत सारी चीज़ें मानते थे, लाइक हमारी ये जो अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे लोग, अलग अलग कपड़े पहनते थे लोग, अलग अलग खाना खाते थे लोग, अलग अलग टाइप का मीन्स अपनी अपनी जगह का, एंड प्रैक्टिस डिफरेंट प्रोफेशंस, उनके अलग अलग काम थे। हाउ कुड दे बी मेड ऑफ लिव टुगेदर इन द नेशन स्टेट। अब नेशन स्टेट यहाँ पर, हाँ सॉरी 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 किसी का कॉल आ गया था, मिस्टेक। सो यहाँ पर ओके, तो देखो यहाँ पर ना काइंड ऑफ यहाँ पर अब क्या हुआ, अलग अलग काइंड का फूड खाते थे लोग, प्रैक्टिस करते थे अपना अलग अलग प्रोफेशन। सो यहाँ पर बात ये हुई कि सारे लोग एक साथ अब रहेंगे कैसे, ये सोचा था कि एक ही पूरा कंट्री है, अब उसे क्या बांटना पड़ेगा अलग अलग कंट्री में, ऐसा नहीं कर सकते थे। तो अब उसी एक कंट्री में अब कैसे रहेंगे। to the problem of the unity was added to the problem of development। अब उसमें एक डेवलपमेंट की भी प्रॉब्लम थी और यूनिटी की भी प्रॉब्लम थी कि भाई इन्हें एक साथ कैसे लाएं। एट द इंडिपेंडेंस द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ डिपेंडेड ऑन द मॉनसून ऑफ देयर। हाँ, तो जो हमारे फार्मर्स, ओह मैंने लाइन छोड़ दी, ओह सॉरी सॉरी, वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस लिव्ड इन द विलेजेस। याद रखना एग्जाम में पूछ सकते हैं इंडिपेंडेंस के बाद लोग कहाँ पर रहते थे। इंडिपेंडेंस के बाद लोग मैक्सिममली लोग विलेजेस में रहते थे, ठीक है, विलेजेस में रहते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनके पास थोड़ा बहुत काम था, लाइक फार्मर्स जो थे उनका वहाँ पर ही अपना वो खेती बाड़ी कर लेते थे।
जिन लोगों के पास कोई काम ऐसे जॉब वॉब थी नहीं, क्योंकि उस टाइम पे बहुत कम भी थी जॉब्स, क्योंकि इकोनॉमी इतनी ख़राब थी भाई, बिजनेसमैन का बिजनेस ही नहीं चल रहा, तो कुछ भी इतना खास कुछ था नहीं। तो यहाँ पर जो फार्मर्स थे उन लोगों को किस पे डिपेंडेंट थे, याद रखना मानसून सीजन पे, मानसून ठीक है, क्योंकि मानसून के आसपास ही मानसून के अंदर रेन आती है, रेन ठीक है, तो रेन के ऊपर डिपेंडेंट थे, बट एग्जाम में पूछे तो मानसून ठीक है। देन देन यहाँ पर हो गया मानसून के ऊपर डिपेंड थे हमारे फार्मर्स फॉर देयर सर्वाइवल, अपना जीवन चलाने के लिए तो भाई वो मानसून पे थे, ताकि उनकी क्रॉप उग जाए और बारिश हो जाए, उनकी अच्छे से उग जाए, बेचते वो मार्केट्स में, उनकी कमाई हो जाए और उनका लाइफ आगे बढ़ती रहे, मतलब कंटिन्यू रहे, मतलब कि क्या, अगर बिना बिना अगर बेचेंगे नहीं तो कमाएंगे क्या, कमाएंगे नहीं तो खरीदेंगे क्या, खरीदेंगे नहीं तो खाएंगे क्या, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है ना खाने के लिए मीन्स। देन हम आगे बढ़ते हैं। सो डिड द नॉन फार्म सेक्टर ऑफ द रूरल इकोनॉमी फॉर if the crops failed, barbers, carpenter, weavers and other service group would not get paid of their service either. In the cities, factory workers lived in crowded slums with little access little access to education or health care. Clearly, the new nation had to lift its masses out of poverty by increasing the productivity of agriculture and by promoting new jobs, creating industries. अब देखो यहाँ पर क्या दिक्कत आई, एक बात बताना कि हमारी कंट्री डेवलपमेंट हो चुकी है या फिर अंडर डेवलपमेंट है, तो इसका आंसर है अंडर डेवलपमेंट है। अभी हमारी कंट्री में डेवलपमेंट हो रही है, अभी भी हमारी कंट्री के अंदर पोवर्टी जैसी चीज़ें हैं। क्या चीज़ है? पोवर्टी ठीक है, पोवर्टी है। पोवर्टी का क्या मतलब होता है? गरीबी, ठीक है। लोग अभी भी जो एक ना लाइन होती है, जैसे एक होते हैं हाई क्लास जिनके पास बहुत पैसा होता है, एक होता है मिडिल क्लास और एक होते हैं फर्स्ट क्लास, और सॉरी उन्हें क्या कहते हैं, लोअर क्लास कह सकते हैं एक बारी को। लोअर क्लास के पास बहुत कम पैसे होते हैं, मिडिल क्लास के पास ठीक ठाक। तो जो लोअर क्लास से भी नीचे आते हैं, मतलब थोड़े थोड़े, मतलब लोअर क्लास तो बहुत ही ख़राब होता है, तो मतलब लोअर क्लास में जो आता है ना वो सब मतलब पोवर्टी में आता है, क्योंकि मिडिल क्लास एक बारी को सही रहता है, बट लोअर क्लास में बहुत ज़्यादा मतलब गरीबी होती है, ठीक है। तो हमारी कंट्री में अभी भी बहुत ज़्यादा पोवर्टी थी। हमारे जो फैक्ट्री वर्कर्स थे वो स्लम्स में, मतलब झोपड़पट्टियों में रहते थे, स्लम्स को झोपड़पट्टी कहते हैं। देन कारपेंटर्स, ये सारे मतलब वो सोच रहे थे कि कारपेंटर्स वगैरह को पेड नहीं करा जाएगा भाई, इकोनॉमी बिल्कुल नहीं चल रही थी उस टाइम पे, हमारी जस्ट स्टार्ट ही तो हुआ था हमारी कंट्री, और जबकि हमने इतना बड़ा लीडर खो दिया था, हमने गांधी जी को खो दिया था। सो अब वो ही हमें थोड़ी हेल्प करते कि क्या 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 करना चाहिए, बट अब वो भी नहीं रहे। सो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। सो अब इन लोगों को करना क्या था, अब ये सब इन्हें ठीक करना था, इकोनॉमी को ठीक करना था, पोवर्टी को हराना था, हमारे एग्रीकल्चर को संभालना था, जॉब को क्रिएट करना था, इंडस्ट्रीज़ बनानी थी, और भी कई सारे काम, छोटे छोटे बहुत बड़े बड़े भी काम थे। हाँ, हेल्थ केयर और एजुकेशन को प्रमोट करना था। अगर एजुकेटेड नहीं होंगे लोग तो जॉब किसे देंगे भाई, और अगर हेल्थ केयर ऐसी थोड़ी ना कि सुई कोई सी भी डाल दी, कोई सा भी इंजेक्शन लगा दिया किसी को भी, ऐसे नहीं होता। एक पढ़े लिखे लोगों को ये काम दिया जाता है ना, तो जब तक अगर पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे तो कैसे ये काम दे देंगे। तो जॉब्स तो बना देंगे, एक बारी को एजुकेशन भी होनी ज़रूरी है, तो एजुकेशन स्टार्ट करी। अब तो देखो कितनी एजुकेशन में भी कितने अच्छे अच्छे काम कर रखे हैं लोगों ने। गवर्नमेंट स्कूल में भी खाने की प्रॉब्लम थी पहले, तो अब खाने भी देने लग गए हैं, एंड देन पढ़ाई भी ठीक चल रही है, मतलब अब फैसिलिटीज़ थोड़ी सी बेटर हुई हैं, नहीं तो स्टार्टिंग में बिल्कुल भी एजुकेशन का तो नामो निशान नहीं था, बहुत मतलब बहुत कम लोग पढ़ते थे उस टाइम पर, मुश्किल से। क्लियरली द न्यू नेशन हैड अ लेफ्ट टू मासेस एंड पोवर्टी बहुत ज़्यादा थी, गरीबी बहुत ज़्यादा थी,
भुखमरी, ये सारा चल रहा था कि बहुत इतना कम पैसा है कि लोग भूखे खाने बिना खाने के ऐसे मर जाएंगे। इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिव ऑफ द एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को बढ़ाना था भाई। एग्रीकल्चर जब तक खाने की अनाज वनाज नहीं होगा तो कैसे चलेगी पूरी कंट्री। एंड बाय द प्रमोटिंग, और हमें न्यू जॉब्स क्रिएट करनी थी, ठीक है, और इंडस्ट्रीज बनानी थी फैक्ट्रीज बनानी थी, अलग अलग बिजनेस स्टार्ट करने थे। सो यूनिटी एंड डेवलपमेंट हैड टू गो hand in hand. If the divisions between different sections of India were not held, they could result in violent and costly conflicts. High castes fighting with low castes, Hindus with Muslim, and so on. At the same time, if the fruits of economic development did not reach the broad masses of the population, it could create fresh divisions, for example between the rich and the poor, between cities and the countryside, and between religions of India and that were prosperous and religions that raged behind. तो इसमें क्या है कि ना, जो अब एक और चीज़ भी थी मैं बताना भूल गया, मतलब इसी के अंदर आ जाता है। हमें एक डेमोक्रेसी में क्या चाहिए होता है, सबसे पहली चीज़ डेमोक्रेसी में हमारे हमेशा एक एक चीज़ और चाहिए थी, वो थी कॉन्स्टिट्यूशन। तो था ही नहीं, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन भी तो चाहिए था, लॉ रेगुलेशन। बिना लॉ रेगुलेशन के कैसे काम चलता, वो भी था ना, तो वो भी हमें करना था, मैंने बस बता दिया। अब इस पैराग्राफ पे आते हैं। यूनिटी एंड डेवलपमेंट हैड टू गो हैंड इन हैंड। तो मतलब सबको यूनिटी चाहिए थी, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट टास्क था। इफ द डिवीजन बिटवीन, और हाँ, अगर यूनिटी नहीं होगी तो किस किस में डिफरेंस आ जाएगा। हाई कास्ट लो कास्ट से फाइट करेगी, रिलीजियस ग्रुप्स करेंगे फाइट। देन हमारे जो पुअर लोग हैं वो बेचारे रिच लोग से करेंगे लड़ाई। तो ये बहुत ज़्यादा ये दिक्कत आ रही थी कि मतलब बहुत ज़्यादा लड़ाई होने वाली थी, एक दूसरे से मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स उठते। हाई कास्ट वाले अपनी चलाते और लो कास्ट बेचारे दब जाते, और उन्हें थोड़ा मतलब मार पिटाई तो होने वाली थी, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली थी। यूनिटी एंड डेवलपमेंट हैड टू हैंड टू हैंड। द डिवीजन बिटवीन डिफरेंट सेक्शन ऑफ द इंडिया वर बी नॉट हेल्ड, they could result in violent and costly conflict। तो इसमें बस यही बताया, बहुत ज़्यादा लड़ाई होने वाली थी हाई कास्ट लो कास्ट में, हिंदू मुस्लिम में। एंड देन फ्रूट्स ऑफ द at the same time, if the fruits of the economic development did not reach the broad mass, मतलब अगर लोगों के पास पैसा नहीं पहुंचा तो पुअर रिच में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होने लग जाएगा। गरीब और रिच लोगों में लड़ाई होने लगेगी। गरीब जो होंगे वो और गरीब होकर भुखमरी से मर सकते हैं बिटवीन, और मरी भी थे उस टाइम पे कई सारे सिटीज़ एंड कंट्री साइड में और सिटीज़ के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई, मतलब लोग ही ऐसे होते हैं ना, बिटवीन रिलीजन ऑफ इंडिया दैट वर प्रॉस्पेरस एंड रिलीजियस दैट आर, मतलब अलग अलग चीज़ों में अलग अलग लोग लड़ाई करने वाले थे, किसी को कास्ट में, कोई गरीब अमीर में, ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा लड़ाई होने वाली थी। द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन, हाँ अब देखो मैंने कही थी ना कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं बताई, ये देखो ये रहा कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट एक पॉइंट पहले बता दिया, अब यहाँ पर अब आता है ये, इसमें देखो एक ऊपर ये सबसे पहले ये पूरा पेज इंपॉर्टेंट है कि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देन हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम्स क्या थी, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहली थी रिफ्यूजी की, ठीक है, रिफ्यूजीज़ की थी। देन हमारी सेकंड थी हमें एक पॉलिटिकल सिस्टम चाहिए था, एक हमें फिर पॉलिटिकल सिस्टम के बाद थर्ड हमारा था प्रॉब्लम कि हमारे 500 प्रिंसली स्टेट्स को डिवाइड करना था, ठीक। तो प्रिंसली स्टेट्स की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, ये सारी प्रॉब्लम्स थी। और यहाँ पर नीचे महात्मा गांधी की प्रॉब्लम थी। देन हमारी 345 1947 में वो थी पॉपुलेशन, 345 मिलियन, सॉरी
मैं मिलियन बोलना भूल गया, 345 मिलियन पॉपुलेशन थी हमारी 1947 में। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, वो कहाँ रहेगी, क्या खाएगी, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी उनके लिए, जॉब्स एंड ऑल दैट। अ कॉन्स्टिट्यूशन रिटन बिटवीन ये पर ही मेरे को ना एरो चाहिए। ये देखो, यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है, between December 1946 and the November 1949, some 300 Indians had a series of meeting on the country's political future। अब जो ये टाइम था 1946 से लेकर नवंबर 1949 तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है, मतलब 1949 तक कॉन्स्टिट्यूशन बना, फिर 1950 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन पास हो गया। पर इस टाइम के बीच में लोग एक साथ मिल रहे थे, सो कई सारे लोग एक साथ मिले और वहाँ पर एक पॉलिटिकल फ्यूचर सोच रहे थे हमारे इंडिया का। दिसंबर, याद रखना मंथ कौन से स्टार्ट हुआ था, दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 तक 300 वैसे तो 299 थे आई थिंक, हाँ 299 थे लोग, तो 299 लोग एक साथ मतलब मिले थे, मीटिंग हुई थी उनकी एक साथ, और लगातार मिले जा रहे थे कुछ कुछ टाइम में। क्यों? क्योंकि उन्हें हमारे इंडिया का पॉलिटिकल फ्यूचर बनाना था कि उसमें क्या कॉन्स्टिट्यूशन होगा, क्या क्या होगा, हमारा डेमोक्रेसी आएगी, मोनार्की रहेगी, ऐसा मतलब ये सब डिसीजन लेना था। बहुत बड़ा डिसीजन था कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। डेमोक्रेसी तो आ गई थी क्योंकि हमारी वो आ गई थी ना INC, तो ये सब तो आ गया था, बट राजा महाराजा उस टाइम पे थे शायद, है ना। सो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। देन फिर इन लोगों ने ये 300 लोग, याद रखना 300 लोग एक साथ मिले थे, मीटिंग हुई थी इन लोगों की। और वैसे करेक्ट बताऊँ तो 299 थे आई थिंक, तो 299 थे। सम लिखा ना, सम 300 इंडियंस सीरीज मीटिंग ऑन द कंट्रीज पॉलिटिकल फ्यूचर, द मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन न्यू दिल्ली। याद रखना कहाँ पर हुई थी मीटिंग कहाँ हुई थी, मीटिंग हुई थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और वो कहाँ पर है, मतलब सॉरी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब कहाँ पर हुई थी, ये हुई थी दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो ये प्लीज़ याद रखना, पूछा जा सकता कहाँ पर हुई थी ये हमारी असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम ओवर इंडियन फ्रॉम ऑल ओवर। अब देखो ये दिल्ली में हुई थी, दिल्ली के अंदर हुई थी, बट जितने भी लोग थे वो फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, वो सारे पार्ट से आए थे हमारी इंडिया के, एंड फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, और अलग अलग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज थे। ऐसा नहीं था कि केवल INC के, नहीं भाई, उस टाइम पे बन सारी गई थी, बट राज्य केवल उस टाइम पे INC का चल रहा था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। The discussion resulted in the framing of the Indian Constitution। ये डिस्कशन ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, which came into effect on 26 जनवरी 1950, ठीक है। तो ये 26 जनवरी को बनाई, ये डेट याद रखना, ये ज़रूर मतलब मैक्सिममली पूछी जाती है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बन के तैयार हुआ, तो वो था 26 जनवरी, ठीक है। और कौन सा ईयर है, 1950 के अंदर, ठीक है, 1950 के अंदर बना। और कब से बन रहा था, ये बताओ कब से बन रहा था, वो हमारा बन रहा था दिसंबर 1946 टू नवंबर 1949, ठीक है। तो इतना टाइम तक हमारा लगातार मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनता ही रहा। तो ये बहुत टाइम लेते हैं भाई, इतना सारा डिस्कशन होता है। अभी भी उसमें लॉ अगर कोई भी दिक्कत होती है तो अभी भी उसमें करेक्शन की जाती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड द डिफरेंट, और ये जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले थे वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से आए थे। 300 लोग जितने भी थे वो अलग अलग पार्ट, कुछ बंगाल से, कुछ
हमारे कर्नाटका से, कुछ हमारे उत्तर प्रदेश से, कुछ हमारे कश्मीर से, कुछ राजस्थान से, कुछ पंजाब, कुछ हरियाणा, कुछ गोवा, कुछ मुंबई, हम लोग अलग अलग जगह से आए थे, गुजरात, ये सारी जगह से, ठीक है। और इसने हमारा सारे लोगों ने मिलके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। और ये कब बना? 26 जनवरी 1950 को इसे पास कर दिया गया कि अब ये सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो होंगे। वन फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज, अब देखो यहाँ से हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू होता है। यहाँ से मैं बता दूँ, यहाँ से इस प्लेस से ज़रूर अपने आप सेल्फ रीडिंग करो ना, तो ये ज़रूर यहाँ से पढ़ना। और ऊपर का एक बारी जो मैंने बताए थे पॉइंट्स, वो ज़रूर पढ़ लेना। एक बारी मैं आपको बता देता हूँ कहाँ कहाँ मैंने बताए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ओके, जस्ट सेकेंड। देखो, एक यहाँ पर, देन एक यहाँ का एक बारी पढ़ लेना, एक यहाँ का पढ़ लेना, एंड देन एक नीचे करेंगे। देन नीचे में आप ये वाला पैराग्राफ पढ़ लेना। आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी। यहाँ पर स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये आपको, मतलब ये आएगा ज़रूर कि कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, ये गांधी जी के, ये किसने बोले कि लाइट इज़ नॉट मोर, ये जो भी था, तो ये भी ज़रूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ इस पर अच्छे से ध्यान देना। कौन सी ईयर में कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ, कब ख़त्म हुआ, और कब बन के इसे पास कर दिया गया 26 जनवरी 1950 में। और अब यहाँ पर आता है हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट, वन फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडोप्टेशन ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। अब इसमें क्या था, ये हमने पुरानी क्लासेस में भी पढ़ा है, पिछले साल या फिर उससे भी पिछले साल कई बार पढ़ा है हमने ये। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है राइट टू वोट फॉर ऑल अडल्ट सिटीजन्स अबव 18। अब तो 18 है, उस टाइम पर 21 था, ठीक है। देखो क्या हुआ, 1920 के अंदर, 1920 या फिर 21 ऐसे कुछ ईयर था, अमेरिका की वुमेन को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा सो दैट कि उन्हें राइट टू वोट मिले, राइट टू वोट मिले। बट वो बेचारों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। बट हमारे इंडिया में और ये लोगों का ऐसा नहीं था कि सारे, सबसे पहले तो केवल वाइट ही कर सकते थे, एक सेकेंड, सबसे पहले केवल वाइट कर सकते थे जो रिच थे ठीक है, जो रिच थे। फिर उसके बाद वाइट कर सकते थे जो पुअर थे, अब उन्होंने भी अपना हक ले लिया। फिर जो फैक्ट्री वर्कर वो सब इसी में आ गए थे, पुअर में, ठीक है। तो वो ज़्यादा उनकी कमाई नहीं होती। फिर आई वुमेंस की बारी, मतलब बहुत ज़्यादा इन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करनी आ रही थी वहाँ पर। बट हमारे इंडिया में क्या हुआ, अब इंडिया की बारी। इंडिया में स्टार्टिंग में ही, फ्रॉम द स्टार्टिंग, जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, उसमें साफ बोल दिया गया वुमेन्स को भी राइट टू वोट होगा, वुमेन्स को भी राइट टू वोट होगा, अडल्ट फ्रेंचाइज होगा, ठीक है। राइट टू वोट, राइट टू वोट, ठीक है। ये ऐसी शॉर्ट फॉर्म मैंने लिख दी है, तो शॉर्ट फॉर्म नहीं है ये, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। तो राइट टू वोट वुमेन्स को भी अलाउड हो गया था, ठीक है, हमारी इंडिया में स्टार्टिंग में ही। और ऐसा नहीं था अकेले वुमेन्स को, स्टार्टिंग एडोप्टेशन, हमने पहले तो ये अडोप्ट करा, एडोप्टेशन ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, all Indians above the age of 21 would be allowed to vote in state and national election. This was revolutionary step, for never before had Indians been allowed to choose their own leaders in other countries such as United Kingdom and America होगा नीचे, and the United States, हाँ, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स, हाँ। तो हमारा ऐसा हुआ था कि ना, ये ना पहले कहीं पर भी नहीं हुआ था हमारे इंडिया में, मतलब वोट पहले से वहाँ पर तो हो रहे थे वोट, बट ना उन्हें वुमेन्स को अलाउड नहीं था, एक साथ किसी को भी वोट नहीं देने का अलाउ करा गया। बट हमारी इंडिया में स्टार्टिंग से ही हमारे अडल्ट फ्रेंचाइज जितने भी हमारे 18, अब तो 18 साल है, नहीं तो पहले जो 21 साल, मतलब 21 साल के ऊपर से लोग सारे वोट करने जा सकते थे, किसमें, नेशनल इलेक्शंस जो होते हैं ना, चीफ मिनिस्टर को सेलेक्ट करने का, एमएलए वगैरह जो भी था वो है वो, तो उसको मतलब वो 21 की एज को से हम सेलेक्ट कर सकते थे। बट अब हम 18 की एज से ही लोगों को जो हमारे
ये जितने भी लोग हैं इन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं हमें रिप्रेजेंटेटर्स को। और कौन सी एज है याद रखना, उस टाइम पे 21, अभी का पूछें तो 18, ठीक है। और सबसे पहला हमारा, मैं अपनी नॉलेज से बता देता हूँ, पहले हमारा सबसे पहला जो वोट देने का हुआ था वो बिहार में हुआ था, ठीक है। ऑल इंडियंस अबव 21 वुड बी अलाउड टू वोट, सबको अलाउ कर दिया था, बस बच्चे छोड़ के, ये नहीं 18 ईयर्स के नीचे, 21 ईयर्स के नीचे को मना था उस टाइम पर, बट तो अब तो 18 ईयर्स के नीचे को मना है, 21 तक तो आराम से दे सकते हैं। तो उस टाइम पे 21 के नीचे को अलाउड नहीं था, बाकी सबको अलाउड था। कोई भी लोअर कास्ट हो, हायर क्लास कास्ट हो, और कोई भी जेंडर हो, सबको अलाउड था, मतलब कोई भी डिफरेंस नहीं करा गया हमें वोट देने के लिए, ठीक है। द रेवोल्यूशनरी स्टेप था ये, बहुत बड़ा, पहली बात ये हमारा बहुत बड़ा स्टेप था। और ये हमने अच्छा करा कि स्टार्टिंग से ही हमें सबको मौका दिया, क्योंकि भाई हमारी आज़ादी में भी सबका हाथ था। रानी लक्ष्मीबाई भी वुमेन थी, जेंडर में तो जेंडर ही होता तो उनको भी उसमें हक नहीं था ना, तो मतलब उन्होंने भी बहुत हेल्प करी हमारी इंडिया को बचाने के लिए, मतलब अपनी इंडिया को वापस पाने के लिए। सो इसलिए सबको हक दिया गया कि अब सब ऐसे कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि अकेले वुमेन्स को नहीं दिया जाएगा, वुमेन्स को भी राइट दिए गए, ठीक है। देन आते हैं नीचे, और ये सब हमारी कंट्री में हुआ था, उन इन अदर कंट्री सच एज यूनाइटेड किंगडम एंड, हाँ एक यहाँ पर फ्रेंचाइज का मतलब है राइट टू वोट, ठीक है। फ्रेंचाइज का मतलब हमेशा याद रखना राइट टू वोट, और अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है बड़े, अडल्ट मतलब होता है बड़े लोग, जैसे अडल्ट मतलब जो पूरे तरीके से अडल्ट है, लाइक 18 ईयर्स के ऊपर, उनको सबको वोट देने का अधिकार, राइट टू वोट। Jawaharlal Nehru introducing the revolution that outlined the objectives of the constitution, ठीक है। ये देख लो, यहाँ पर ये इनका असेंबली चल रही है। द यूनाइटेड स्टेट्स, हाँ देखो यहाँ पर है, सच एज यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स, दिस राइट हैड बीन ग्रांटेड इन स्टेजेस, इन्हें बहुत स्टेजेस देने पड़े थे। फर्स्टली ओनली मैन ऑफ प्रॉपर्टी हैड द वोट, जो केवल जिनके पास मैन है, जो जिनके पास प्रॉपर्टी है, उनके पास वोट करने का अधिकार था। देन मैन हु वर एजुकेटेड, उन्हें हक मिला जो एजुकेटेड है, जो पढ़े लिखे हैं, उन्हें अधिकार मिला। देन वर्किंग क्लासेस मैन वर एजुकेटेड वर ऑल्सो एडेड ऑन, ओके ठीक है, एक सेकेंड। देन मैन हु वर एजुकेटेड वर ऑल्सो एडेड, ठीक है, ये समझ में आ गया। वर्किंग क्लासेस मैन गॉट द वोट, वर्किंग मतलब जो फैक्ट्रीज वगैरह में वर्किंग करते थे, जो वर्किंग थे, उन्हें पहले फिर हक मिला। फाइनली आफ्टर द बिटर स्ट्रगल, बहुत उन्हें स्ट्रगल करना पड़ा था वुमेन्स को, वर्किंग क्लास, फाइनली आफ्टर बिटर स्ट्रगल ऑफ देयर ओन, अमेरिकन एंड ब्रिटिश वुमेन वर ग्रांटेड द वोट, उन्हें 1921 या 1920 को ऐसी कुछ ईयर को उन्हें वोट करने का मौका, मतलब उन्हें आज़ादी दी कि हाँ तुम भी वोट कर सकते हो, बट उन्हें स्ट्रगल करना पड़ा था। बट हमारी इंडिया में बिना स्ट्रगल के ही हमें दे दिया गया उन लोगों को राइट। अमेरिकन, ठीक है ओके। ऑन द अदर हैंड सून आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया चूज टू ग्रांट दिस राइट टू ऑल इट्स सिटीजन्स रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर, सबको राइट दे दिया गया था, तो कोई भी वोट कर सकता है रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, कोई सी भी जेंडर के हो, लड़का लड़की या फिर ट्रांसजेंडर भी होता, कोई भी दे सकता है, और कोई भी क्लास का हो, मतलब मिडिल क्लास हो, हाई क्लास हो, लो क्लास हो, कोई भी दे सकता है। एजुकेशन वो कैसा भी हो, अनपढ़ हो, गंवार हो, ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, डिग्री यहाँ जितनी भी ले रखी, कोई भी दे सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भेदभाव नहीं करना। सेकेंड फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज, अब दूसरा फीचर, पहला फीचर क्या है, फ्रेंचाइज, अडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है, कि हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, कि हम किसी को भी वोट कर सकते हैं, मतलब कोई भी वोट कर सकता है, ठीक है। A second feature of the constitution was that it guaranteed quality before the law of all to all citizens regardless of their caste or religious, एक सेकेंड टाइमिंग, हाँ अभी 1 घंटा पूरा करके हम इस चैप्टर को स्टॉप कर देंगे। मीन्स जब तक हम कहाँ तक पहुँचेंगे, ये देखो ये चैप्टर थोड़ा ना
थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है ना। अराउंड ट्राई करेंगे अगली क्लास में। मैं इसके आंसर अभी बता देता हूँ। द सब्जेक्ट दैट वर रिप्लेस्ड ऑन द यूनियन लिस्ट। नहीं, अभी बताने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमने ये सारे अभी करा नहीं है। एंडिंग में करेंगे, पक्का डन। ठीक है, ये हमने कर लिया, ये भी कर लिया ना हमने। नहीं, यहाँ पर है अभी हम, प्रॉब्लम, हम धीरे धीरे चल रहे हैं। थर्ड पेज पे है हमारे, बस ये 2 पेज हुए हैं, बट हमने बहुत अच्छे से ब्रीफली देख रहे हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है। there were some Indians who wished that the political system of the Indian nation be based on Hindu ideals. अब देखो, ये चाहते थे लोग, द सेकेंड फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज दैट गारंटीड। हाँ, लोग चाहते थे कि मतलब अब कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला कि दूसरा फीचर है कि सबको इक्वालिटी मिलेगी, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी जेंडर हो, कोई भी क्रीड हो, कोई भी कलर हो, कोई भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सारे इक्वली होंगे। कोई भी जो काम हिंदू करें वो मुस्लिम भी कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं, बुरे काम नहीं, मतलब जो ठीक है, जैसे मंदिर में जाना, ऐसा नहीं कि केवल लोअर हायर क्लास ही जा सकती है, लोअर क्लास भी जा सकते हैं। कोई भी अपना धर्म चेंज कर सकता है, हिंदू से मुस्लिम में आ सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो इन्होंने इक्वालिटी दी थी कि सारे इक्वल हैं बिफोर द लॉ, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, रिगार्डलेस कोई भी उनकी कास्ट हो, उनका कोई भी रिलीजियस हो, कुछ भी हो। देयर वर सम इंडियंस हु विश्ड दैट द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ न्यू नेशन बी अब लोग चाहते थे कि हमारा भाई, हमने तो सारे अपने कंट्रियाँ बांट दी ना, तो अब हम क्यों अपनी इस इंडिया में बाकी लोगों को बैठा है। बट ऐसा गलत था, और लोग ये चाहते थे कि अब हिंदी आइडियल्स, हिंदी आइडियाज़ की वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बने, मतलब हिंदी के आइडियाज़ यूज़ करके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। लाइक यहाँ पर दिया हुआ है, हु विश द पॉलिटिकल, कुछ लोग थे जो चाहते थे हमारा पॉलिटिकल सिस्टम में हिंदी आइडियल्स को यूज़ किया जाए, न्यू नेशन बी बेस्ड ऑन हिंदी आइडियल्स। ठीक है, एंड दैट इंडिया इटसेल्फ बी रन एज हिंदू स्टेट, जो इंडिया खुद चलाए अपने हिंदू लोगों के साथ, ओनली हिंदू, मतलब यहाँ पर मुस्लिमों की बात नहीं हो रही। सो ये भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ, बट ऐसा नहीं होगा। दे पॉइंटेड टू एग्जाम्पल ऑफ पाकिस्तान पे, आप पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले रहे थे। अ कंपनी क्रिएटेड एक्सप्लिसिटली टू प्रोटेक्ट द फर्दर इंटरेस्ट ऑफ द पर्टिकुलर रिलीजन। अब वो एग्जाम्पल ले रहे थे पाकिस्तान का कि वो अपना इंटरेस्ट बताने के, हमारा अपने मुस्लिमों को इंफीरियर फील होगा, इसलिए उन्होंने अपना कंट्री डिवाइड कर लिया। तो भाई हमारा भी तो डिवीज़न के बाद ही आया है, तो अब हम भी अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए हिंदूज़ को सपोर्ट देंगे, ऐसे हमारा हम भी इंफीरियर नहीं रहेंगे, बाकी कंट्रीज़ को हम भी दर्जा नहीं देंगे। सॉरी, कंट्रीज़ नहीं, बाकी कास्ट जो थी हमारे यहाँ, तो कई सारी कास्ट है ना, लाइक अकेले हिंदू तो नहीं, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, और उसके अलावा भी और सारी बौद्ध धर्म, इतने सारे धर्म है हमारे यहाँ, तो वो सारे को हमें साथ लेकर चलना है। बट कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे कि पाकिस्तान का एग्जाम्पल लेकर, तो ये गलत था। रिलीजियस कम्युनिटी, द मुस्लिम्स, however the Indian Prime Minister Jawaharlal Nehru was of the opinion that India could not and must not become a हिंदू पाकिस्तान नहीं बनेगा हमारा, उसमें से कुछ चेंजेस होंगे। मतलब however the Prime Minister Jawaharlal Nehru was of the opinion that India could not and must not become a हिंदू पाकिस्तान, वो अपना मतलब वो डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाह रहे थे कि हिंदू पाकिस्तान डिफ्रेंशिएट हुआ है, बिल्कुल भी किसी को भी ना इन्फीरियर बताना चाहते ही नहीं थे कि हमारा कुछ डिवीज़न हुआ भी है, मुस्लिम को भी हम दर्जा देंगे, क्योंकि ऐसा गांधी जी चाहते थे, बट वो रहे नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी बातें भी भूल जाएं, तो मतलब उनके दोस्त थे तो शायद उनके लिए ही ऐसा कर रहे हो, पता नहीं। बट हाँ, ये सही था, इंडिया को भी चाहते थे कि हमारी इंडिया सारी अलग अलग रिलीजन के हो। थोड़े तो अभी भी कॉन्फ्लिक्ट उठते हैं, बट सॉल्व हो जाते हैं, सॉर्ट आउट हो ही जाते हैं। बिसाइड्स मुस्लिम, इंडिया ऑल्सो हैड लार्ज पॉपुलेशन ऑफ सिख्स एंड क्रिश्चियनिटी एज वेल एज मैनी
Parsis and Jains. Under the new constitution, they would have the same right as Hindus, the same opportunities when it came to seeking jobs in the government or the private sector, the same right before the law. ठीक है, देखो यहाँ क्या हुआ। अब यहाँ पर सारे सबको एक एक सबको बराबर दर्जा दिया, चाहे वो जैन हो, सिख हो, क्रिश्चियंस हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सबको एक ही दिया, पारसीज हो, सबको एक ही दर्जा दिया गया, सबको इक्वालिटी दी गई। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब होगी तो उसमें भी सबको पार्ट लेने का मौका, मतलब जो भी हकदार होगा, जो भी उस चीज़ के लायक होगा, उन्हें वो चीज़ दी जाएगी। लाइक अगर ज़्यादा एजुकेटेड है तो भाई उनको उस हिसाब से जॉब मिलेगी। ऐसा नहीं कि अगर वो लो कास्ट वाला एजुकेटेड है, वो लायक है उस काम के, बट वो लो कास्ट का ऐसा नाम बोल के उसे ऐसा बंद करवा दे, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर राइट टू टेक कोई भी मतलब राइट था कि सारे इक्वल हैं, और ये भी राइट था कि कोई भी हक के हिसाब से उन्हें वो मिल सकती है, क्या कहते हैं, उनकी गवर्नमेंट जॉब भी चाहिए तो उन्हें वो मिल सकती है, और द प्राइवेट सेक्टर जॉब्स ऑल्सो। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर जॉब होती है, द राइट बिफोर द लॉ। ठीक है, जो तो इसमें बस सेकेंड वाले में ये था कि सबको, जितनी भी हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जो भी हैं, सबको जॉब्स मिल सकते इजीली। ठीक है, और ऐसा नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा कि ये हिंदू के लिए, ये मुस्लिम के लिए, नहीं। अगर जो जिसके लायक है वो उसमें वो उस जॉब को ले सकता है। सिंपल, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, बट जस्ट इट नहीं है। A third feature of the constitution was that if offered special privileges to the poorest and most disadvantaged Indians, the practice of untouchable described as a slur and blot on the fair name of India was abolished. Hindu temples previously open to only higher class castes were thrown on all, including the former untouchables. After the long debate, the Constituent Assembly also recommended that a certain percentage of seats in legislature, legislature as well as jobs in government be reserved for members of the lowest castes. It had been argued by some that untouchables, or as they were now known, Harijans candidates, did not have good enough grades to get into prestigious Indian administrative service. But as one member of the Constituent Assembly, H.J. Khandekar argued, it was the upper castes who were responsible for the Harijans being unfit today. Addressing his more privileged colleagues, Khandekar said, ठीक है, बंद पड़ेंगे। थर्ड फीचर क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, कि वो ये कह रहा है कि हम अब पुअरेस्ट को, और जो हमारे डिसएडवांटेज्ड हैं, जिन्हें हम लोगों ने दबा कर रख दिया हिंदुओं ने, वो उनके लिए अब हम स्पेशल प्रिविलेजेस बनाएंगे। उनके लिए कुछ मतलब ऐसी चीज़ें करेंगे जो उनके फ़ायदेमंद हो। जब वो दबके रह गए, वो दबके नहीं रहेंगे, उनकी बात मतलब उन्हें एक अच्छा काम करा था लोगों गवर्नमेंट ने, कि इन लोगों के लिए कुछ प्रिविलेजेस दे दिए, नहीं तो हिंदू अपनी मर्जी चला कर उन्हें दबा देते। देखो क्या होता था, जो अनटचेबल्स होते हैं ना, छुआछूत वाले लोग, उन्हें ना लोअर क्लास बोलते थे, और उन्हें पहले बोलते थे स्लर एंड ब्लॉट ऑन द फेयर नेम ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब स्लर एंड ब्लॉट बोलते थे कि इसे छुआछूत है, इसे मत छुओ, मतलब छूते नहीं थे उन लोगों को, उनके साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते थे। ऐसे कई सारी चीज़ें थी कि वो हिंदू टेम्पल्स में, हाँ, हिंदू टेम्पल्स में ना पहले ना केवल ना हाई कास्ट लोग जा सकते थे, जैसे ब्राह्मण एंड ऑल दैट, है ना, ब्राह्मण्स जा सकते थे यूजुअली, एंड बट इन्हें अलाउड नहीं था, तो इन अनटचेबल्स को भी अलाउड करा गया।
ब्राह्मण्स के मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वहाँ पर डिसाइड हुआ कि अनटचेबल्स से लेकर हर लोअर क्लास को अलाउड कर दिया जाए हमारे टेम्पल्स में जाने के लिए। ठीक है, तो उन्होंने बोला सर्टेन और ना कुछ सीट्स पे ऑलरेडी रिजर्व कर दी वैसे इनके फ़ायदे के लिए कि लेजिस्लेचर में इनके लिए सीट्स रिजर्व कर दी सो दैट और वो केवल लोअर क्लास पीपल्स के लिए ही थी। ठीक है, लोअर कास्ट और एक यहाँ पर बीन आर्ग्यूड इन अनटचेबल और उन्हें अब नाम अनटचेबल्स को क्या बोलते हैं, हरिजन्स बोलते हैं। कैंडिडेट्स डिड नॉट हैव गुड इनफ ग्रेड्स टू गेट द prestigious Indian administrative service, but as one member of the Constituent Assembly, H.J. खंडेकर जो है ना उसने आर्ग्यू करा है कि अपर क्लास लोगों की वजह से हुआ है, अपर कास्ट की वजह से हुआ है, जैसे जो हमारे ब्राह्मण्स वगैरह हैं उनकी वजह से बोल रहे हैं यहाँ पर उन पर ब्लेम नहीं, ये तो सच था, उन्हें ब्लेम डालते हुए बोल रहे हैं कि जो ये जो बड़ी क्लास के लोग हैं उनकी वजह से आज ऐसी हालत है कि जो हरिजन्स जो है वो बहुत ज़्यादा अपनी कंट्री में रहते हुए बहुत ज़्यादा अनफिट फाइंड करते हैं अपने आप को, बहुत कि हम इतने ख़राब हैं, मतलब वो बिल्कुल भी अपने आप को उन्हें बिल्कुल पूरी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। एक बारी को हिंदू मुस्लिम इतना नहीं होता जितना ये अनटचेबल्स के साथ हुआ जाता है, तो बहुत ज़्यादा अनफिट फील करते हैं अपने साथ एड्रेसिंग हिज मोर प्रिविलेजेस, और उनके लिए तो और भी प्रिविलेजेस देने चाहिए, ऐसा मतलब होना भी चाहिए था और हुआ भी है ऐसा। तो यहाँ पर खंडेकर said we were suppressed for thousands of years. You engaged us in your service to serve your own ends and suppressed us to such an extent that neither our minds nor our bodies and nor even our heart work, nor are we able to march forward. मतलब इनमें पूरी तरीके से ये बताया है आज हजारों साल हो गए हम लोगों को इतनी बुरी तरीके से दबा कर रखा है ये हरिजन्स को, हमें कोई भी काम मतलब अच्छे से नहीं करने दिया है। अगर हमें केवल हमें मंदिर नहीं जाने दिया, और हम काम भी ऐसे ऐसे करते थे जैसे उनका काम पता है क्या होता है, उनका काम होता है लाइक कि लाइक वो नहीं होते जो क्या कह सकते हैं, जैसे हमारे जो रोड सीवर्स होते हैं उनके अंदर काम करने वाले वो सारे लोअर क्लास के होते हैं, वो सारे काम के लिए उन्हें अलाउड था, बट और बड़े बड़े काम जैसे बिजनेसमैन ये सब करने के लिए उन्हें अलाउड नहीं था। उन्हें कोई भी ऐसा काम कर मतलब वो इतने रिच ही नहीं थे जो कैसे ऐसे काम करेंगे, और उन्हें ऐसी अपर जॉब्स नहीं मिलती थी स्टार्टिंग से ही। एंड देन मतलब अब फ्रीडम के बाद से तो ये राइट दिया, बट उससे पहले उन्हें थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक बहुत ज़्यादा दिक्कत में रहना पड़ा है। वो इतने थे कि बस वो अपने आप को इतना इन्फीरियर मानते थे कि बस वो अपने आप को जस्ट नौकर समझते थे अपने आप को, और उनके माइंड पर एक ये बैठ रखा है उनके माइंड के ऊपर कि हम अब जस्ट एक उनके पैरों की मतलब होती है ना जूती के वो धूल है, जस्ट हम धूल समान है, हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है सिंपली। देखो अलॉन्ग विद द फॉर्मर अनटचेबल्स द देखो हमने 1 घंटे की वीडियो आई थिंक कर ली है ना, तो अभी इस वीडियो को एक काम करते नहीं चलो 8 मिनट्स और कर लेते, ठीक है ठीक है। along with the former untouchables, the Adivasis and unscheduled tribes were also granted reservation of seats and jobs like the scheduled castes. These Indians too had been deprived and discriminated against. The tribals had been deprived of modern health care and education, while their lands and forests and had been यहाँ पर देखो ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, had been taken away by more powerful outsiders। देखो यहाँ पर क्या हुआ, इन लोगों को भी बहुत ज़्यादा जॉब्स दी, ये जो शेड्यूल कास्ट वगैरह होती थी।
ये जो हमारे शेड्यूल्ड ट्राइबल्स थे, मतलब जो ट्राइबल्स होते हैं, जो हमारे फॉरेस्ट वगैरह में जो होते हैं, उन्हें कहते हैं। सो उन लोगों के लिए भी कुछ एडवांटेज थी, उनके लिए भी सीट्स रिजर्व कर दी गई लेजिस्लेचर वगैरह में, एंड देन जॉब्स भी उनके लिए रिजर्व कर दी गई। और ये सारी शेड्यूल्ड कास्ट, मतलब जो नीचे की छोटी छोटी कास्ट होती है, क्लासेस, छोटी छोटी क्लासेस, जो गरीब होते थे उस टाइम पर, और अभी भी मतलब उन्हें इन्फीरियर, तो कहीं ना कहीं तो उनका डिस्क्रिमिनेशन होता है ना। द ट्राइबल्स है, उन्हें हेल्थ केयर के लिए बहुत, हेल्थ केयर वगैरह हमारे इंडिया का बहुत ख़राब था, तो इंडिया का हेल्थ केयर में बहुत ज़्यादा इन्होंने ध्यान दिया। द ट्राइबल्स हैड बीन डिप्रिव्ड विद मॉडर्न हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। उन्हें फिर सबको एजुकेशन का हक वगैरह दिया कि अब पहले तो देखो दलित को भी हमारी स्कूल्स में क्या होता था कि ना, जो पढ़े लिखे होते थे ना, उनको ही केवल अलाउड था, पढ़े लिखों को कि ना पढ़े लिखे लोग अपना पढ़े लिखे लोग को क्या अलाउड था कि ना, पढ़े लिखे लोग अपने ना सीट्स पे बैठ के पढ़ सकते हैं स्कूल में। बट जैसे B.R. अम्बेडकर वगैरह थे, तो उन्हें अलाउड नहीं था। उन सब मतलब वो भी एक दलित कास्ट के थे, तो उन्हें नीचे बैठाते थे। मतलब इन सबको भी अलाउड कर दिया क्या, कि उन्हें हेल्थ केयर का भी हक है, एजुकेशन का भी हक है, पूरे पूरे उनके राइट्स हैं। और बिल्कुल जैसे हायर क्लास के साथ ट्रीट करा जाएगा, वैसे आपके साथ ट्रीट करा जाएगा। अवे बाय द पावरफुल आउटसाइडर्स, द न्यू प्रिविलेजेस ग्रांटेड देम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर मेंट टू मेक अमेंड्स फॉर दिस। ठीक है, तो ये था इतना चैप्टर, हम अब बाकी का हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय। ओके, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, बगल के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास जाएँ। इस चैप्टर को लाइक कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। हम अगर अब यहाँ से स्टार्ट करना है, नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, सो सॉरी। हाँ, हाँ, ये देखो, यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, ये हम अब बाद में डिस्कस करें। ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू, होप यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज़।